हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जिसमें हम आपको पीजीटी मैथमेटिक्स के कंप्लीट सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हमारे जो भी टॉपिक्स हमारे दे रखे हैं उन सभी टॉपिक्स के फंडामेंटल और बेसिक्स से रिलेटेड हम वीडियोस आपको आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। हम उन टॉपिक्स पे जो भी छोटी छोटी सी बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो हम लोगों की निगाह से छूट जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन हमारे वहाँ नहीं हो पाते हैं, या जो हम कर आते हैं तो जब घर आते हैं तो हमें लगता है कि जब आंसर की देखते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन गलत निकलते हैं। वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं। हम लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, बुक्स में सारा लिखा होता है और हम वो सारा पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी बेसिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से हमने ये महसूस किया कि जनरली लोगों के 2 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो जो 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं वही 4-5 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में रोड़ा अटका देते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो बेसिक फंडामेंटल्स, हम पूरे पूरे सिलेबस नहीं बता रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे पिछले वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे से जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो उसके बारे में आपको बताया, जिससे कि अगर आपको कुछ लाभ हो तो फिर वो उस लाभ को जरूर शेयर करें। और आज हम कोशिश करते हैं कि वो हमने जो टॉपिक लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमने अंडर 12th लिया था। आज कुछ ग्रेजुएशन का एक टॉपिक उठाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिक्स। उस स्टैटिक्स पे बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं। स्टैटिक्स जो है वो ग्रेजुएशन में भी है, और ग्रेजुएशन में उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं पीजीटी में। वो क्वेश्चन जो आते हैं वो तो हम लोग जनरली कर ही लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो बेसिक फंडामेंटल हमें पता होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कैटेनरी क्या होती है, कॉमन कैटेनरी कैसे बनती है, कैसे उसके क्वेश्चन होते हैं, क्या उसका बेसिक होता है, क्या उसका फंडामेंटल होता है। तो आज हम जो टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं। उसको बोलेंगे कॉमन कैटेनरी। ठीक है। कॉमन कैटेनरी स्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो पीजीटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कैटेनरी जो वर्ड है, वो कैटेनरी वर्ड आया है हमारे पास स्ट्रिंग। कैटेनरी मीन्स होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी, अगर हमने रस्सी ले ली है और उसको लटका दिया है, कोई धागा ले लिया है उसको 2 हिस्सों से ऐसे पकड़ के लटका दिया है, तो वो जो शेप बनती है वो कहलाती है कैटेनरी। ठीक है। और इसका मतलब है, इसका मीनिंग है स्ट्रिंग। कॉमन का मतलब हो गया कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये जो कैटेनरी है हमारे पास, उस स्ट्रिंग का पर यूनिट जो वेट है वो हर जगह सेम हो। पर यूनिट वेट का मतलब है कि अगर कोई रस्सी हमने ले रखी है, या कोई हमने तार ले रखा है, या हमने कोई भी धागा ले रखा है, अगर हमने उसको लटकाया है तो उसका पर यूनिट वेट, अगर वो 1 मीटर का है तो 1 यूनिट में जितना भी यहाँ पे जो वेट होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ, मतलब उसका कहीं भी ना तो वो ज्यादा मोटा होगा, कहीं ना पतला होगा, वो यूनिफॉर्म फॉर्म में होगा, और उसका जो पर यूनिट वेट होगा वो सेम होगा। कॉमन का मतलब हो गया पर यूनिट वेट जो होगा वो सेम होगा। हम आपको वो छोटी छोटी सी चीजें बता रहे हैं कि आगे चल के जब आप टीचर बनेंगे या जो आप टीचिंग कर रहे होंगे तो उसमें जो बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपको भी पता होना बहुत जरूरी है, और वो जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो कॉमन और कैटेनरी। कैटेनरी का मतलब हो गया स्ट्रिंग, और कॉमन का मतलब हो गया कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका पर यूनिट जो वेट हो वो सेम हो। ठीक है। तो अब ये जो कॉमन कैटेनरी होती है, ये कॉमन कैटेनरी हम हमेशा जो लेते हैं वो फ्लेक्सिबल लेते हैं।
फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि वो जो कॉमन कैटेनरी है, वो जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को जब हम किन्हीं दो पॉइंट्स पे लटका देते हैं, सपोज उसका शेप जो होता है वो ऐसा होता है, ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए अंडर ग्रेविटी, इससे हमने इसको इन दोनों पॉइंट से इसको बांध दिया और इसको नीचे लटका दिया है। अब ये फ्री है, फ्रीली लटका दिया। फ्रीली लटकाने पे ये फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया कि इसके अंदर अपने आप से कोई भी रेसिस्टेंस उत्पन्न नहीं हो रहा है, या अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इसकी पर यूनिट लेंथ पे जो वेट है वो भी सेम है, और ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है इसका मतलब है कैटेनरी है, कॉमन है इसका मतलब है पर यूनिट लेंथ पे इसका वेट जो है वो सेम है, और फ्लेक्सिबल है इसका मतलब है कि कोई भी रेसिस्टेंस इसके अंदर नहीं है, कोई भी रेसिस्टेंस इसके अंदर नहीं हो रहा है, अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ये नहीं दे रही है। ठीक है, इसको दोनों पॉइंट्स को हम बी और सी ले लेते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार इसको समझ लें तो फिर कभी भी हमें भी इसके कोई भी क्वेश्चन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली सभी क्वेश्चंस की फिगर जो होती है वो सेम बनती है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। इस ए को हम बोलते हैं वर्टेक्स या फिर लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। ठीक, देखें ए को वर्टेक्स और लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं। इस BC को अगर हम मिला दें इस लाइन से, तो ये जो BC है ये कहलाती है स्पैन। कुछ लोग स्पान बोलते हैं, कुछ लोग स्पैन बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग होती है SPAN, स्पैन। ठीक है, और ए जो ये वर्टेक्स है, अगर इसको हम मिला दें तो इस पॉइंट को हम डी लेते हैं। ठीक है, हमेशा ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। तो AD को हम बोलते हैं सेग। देखिए ये सारी चीजें बुक्स में लिखी होती हैं, लेकिन तब हम जब एग्जामिनेशन में लिखा आता है कि सेग की लेंथ इतनी है या स्पैन की लेंथ इतनी है, तो हम यही नहीं समझ पाते कि फिगर में स्पैन कौन सा है, सेग कौन सा है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट AD को यहाँ तक मिलाने वाली जो लाइन है, इसकी जो लेंथ होती है उसको हम सेग बोलते हैं। ये जो B और C को मिलाने वाली लाइन है इसको हम स्पैन बोलते हैं। तो इस पे आप कोई एक पॉइंट ले लें, मान लिया हमने वो पॉइंट P ले लिया है। इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग लटकी हुई है, इस स्ट्रिंग पे तनाव भी होगा। तनाव मतलब टेंशन। टेंशन, अब टेंशन किधर वर्क करता है? टेंशन जो वर्क करता है वो अलोंग द टेंजेंट वर्क करता है। ठीक है, इस पॉइंट ए पर ये सपोज टेंजेंट है, तो जो टेंशन है इसको हम T0 से डिनोट करते हैं। अब इस ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो तो पूरा का पूरा है ऐसा, वो जो टेंशन है वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसके बारे में बताते हैं कि हमने इधर ही क्यों लिया है। और ये जो पॉइंट P है, इस पे भी जो टेंजेंट है वो सपोज ये रहा, और इस पे जो टेंशन है वो हमने T से डिनोट कर दिया है। इस पॉइंट P पे जो टेंशन है वो हमने T से डिनोट किया है। इस पॉइंट A पे जो टेंशन है वो हमने T0 से डिनोट किया है। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ध्यान रखेंगे। इसको हमेशा T से डिनोट करेंगे और इसको हमेशा T0 से डिनोट करेंगे। ये इस पॉइंट A पे टेंजेंट है तो इसके अलोंग वर्क करेगा, ये पॉइंट B पे टेंजेंट है देन इसके अलोंग वर्क करेगा। अब ध्यान रखेंगे, सपोज ये जो AP है, ये जो AP आर्क है इसको हम आर्क बोलते हैं। AP ये क्या है? आर्क। आर्क मतलब कोई भी, ये कर्व है, हमने, आप इसको स्ट्रिंग ना मान के कर्व मान लें, तो ये AP जो है उसको आर्क ऑफ द
कर्व बोलते हैं। इतना हिस्से को हमने क्या बोला, आर्क। अब स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ये कर्व ही बना होगा, कर्व को बोलते हैं आर्क। और आर्क की अगर हम लेंथ मान लें, सपोज वो s है, ठीक है, मानी है, सपोज ये लेंथ s है, तो ये इतनी AP की जो लेंथ है वो s है, और इसका जो पर यूनिट वेट है, पर यूनिट लेंथ पर जो वेट है वो हमने मान लिया सपोज W है, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ पे जो वेट है वो W है, तो पूरी आर्क AP का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा W इंटू S, क्योंकि एक यूनिट का जो वेट है, एक यूनिट लेंथ का जो वेट है वो W है, तो S यूनिट लेंथ का जो वेट होगा वो WS होगा। और ये जो WS है वो हमेशा किस पे काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया इसकी अगर ये है, बहुत ध्यान से देखें, एक बार फिगर समझ में आ गया तो फिर कभी भी आपको इसके क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सपोज ये G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इससे ये वेट काम करेगा W इंटू S। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस आर्क AP का जो वेट है वो WS इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करेगा, और ये G जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां से इसको मैंने लटका दिया है। अब देखें कि इस आर्क AP की जो लेंथ है वो S है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट वर्क कर रहा है वो है WS। ये टेंशन A, जो टेंशन T0 है, इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट से होकर जा रहा है। एक बात ध्यान रखें कि जब इस टेंजेंट को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये उसी पॉइंट से होके जाएगा जिस पॉइंट से ये टेंजेंट और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जा रही है। ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और ये तीनों एक ही पॉइंट पे जब मिलेंगे तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को हम Q से डिनोट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम Q से डिनोट करेंगे। अब इस तीनों का एक ही पॉइंट पे मिलने का मेन मकसद क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो स्टेबल है। स्टेबल है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हो गया कि ये अपने आप में स्टेबल पॉइंट है और ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। जैसे एक पॉइंट पे हम एक फोर्स हमने ये लगा दिया सपोज F1, एक फोर्स हमने ये लगा दिया सपोज F2, तो जब ये फोर्स आपस में एक दूसरे इस पॉइंट को खींचेंगे तो ये पॉइंट मूव करेगा, और वो मूव करेगा इस तरफ, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगा, ये स्टेबल पोजीशन में नहीं रहेगा। अब इस पॉइंट को स्टेबल करने के लिए एक फोर्स हम यहां लगा दें F3, तो अगर ये तीनों एक ही पॉइंट से होके जा रहे हैं और ये पॉइंट स्टेबल है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हमेशा ये तीनों पॉइंट एक किसी पॉइंट पे, ये तीनों फोर्स एक किसी पॉइंट पे मिलेंगे। सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स ये लगा दिया, एक फोर्स ये लगा दिया और एक फोर्स ये लगा दिया, और ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल स्टेबल है अपनी जगह पर। तो ये तीनों जो फोर्स हैं वो एक पॉइंट पे आके जरूर मिलेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस पॉइंट से अगर ये तीनों फोर्स होकर नहीं जा रहे हैं तो फिर ये वो जो बॉडी है वो मूव करने लगेगी, और ये पॉइंट, ये जो बॉडी है वो स्टेबल नहीं होगी। तो ये टेंजेंट T0 को इस तरफ लेने का मेन मकसद था कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे पॉइंट, ये T इधर जा रहा है, ये T0 इधर जा रहा है, और ये WS इधर जा रहा है। अगर इसको भी हम इधर ही ले लेते तो दोनों एक ही तरफ हो जाते, तीनों ही एक ही तरफ हो जाते, फिर वो एक तरफ होने के साथ ही ये जो पॉइंट था वो भागने लगता और फिर वो स्टेबल पोजीशन में नहीं रहता। देखें कि ये जो पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x, y, तो x, y कोऑर्डिनेट जो लिए गए होंगे वो किसी ओरिजिन, मतलब किसी एक्सिस के अलोंग लिए गए होंगे। वो एक्सिस कहाँ है और वो एक्सिस जो है वो ओरिजिन से होकर जा रही होंगी, तो वो ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन लेने का भी एक बहुत ही
महत्वपूर्ण। अब ये जो पॉइंट P पर टेंशन है T, ये T जो है ये टेंजेंट के अलाउंग वर्क करेगा और ये टेंजेंट कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी कट कर रही होगी। तो ये जो जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम साई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? साई। और ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, इस एंगल को हम साई से डिनोट करते हैं। जो ये एंगल बनाता है वही, चूंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यही एंगल साई से डिनोट होता है। ठीक है, तो ये जो साई एंगल है ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। ये टेंशन T किसी भी जनरल पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट हो x, y। x क्या है? x ये डिस्टेंस है जो ये पॉइंट P ओरिजिन से लेके x एक्सिस पे पॉइंट P तक की दूरी, और ये y डिस्टेंस है। तो P के कोऑर्डिनेट है x, y। किसी जनरल पॉइंट पर किसी कैटेनरी में जो टेंशन T वर्क करता है वो टेंशन x एक्सिस के साथ साई एंगल बनाता है हमेशा। ध्यान रखेंगे A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, C हैं। A के कोऑर्डिनेट 0, C है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो C है, इस C को हम पैरामीटर भी बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब है कि हर क्वेश्चन में जहां जहां स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी वहां वहां C की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस P को हम P ही मानेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा हर क्वेश्चन में x, y मानेंगे। इस P से जाने वाले टेंशन को, तनाव को हम T से डिनोट करेंगे। जो वर्टेक्स है उसको हमेशा ये मानेंगे। A से जाने वाले तनाव टेंशन को हम T0 से डिनोट करेंगे। O को हमेशा ओरिजिन मानेंगे। इस एंगल को जो टेंशन T है वो ओरिजिन मतलब x एक्सिस के साथ में साई एंगल बना रहा है, उसको साई एंगल साई से ही डिनोट करेंगे। ये जो C है, C की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, इसलिए वो स्ट्रिंग के अनुसार चेंज होगी। स्ट्रिंग अगर भारी है तो C की वैल्यू कुछ और होगी, स्ट्रिंग हल्की है तो C की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये फिगर में जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं इनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये छोटी छोटी सी स्टैंडर्ड नोटेशन जो भी हैं वो अगर आपको ध्यान रहते हैं तो फिर स्टैटिक्स में कॉमन कैटेगरी टॉपिक में करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस C को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अब देखते हैं ये पॉइंट जो है वो Q है, इस पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं। एक है T, एक है WS और एक है T0। इसको मैं यहां बना देता हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर दें। बहुत ध्यान से देखें। सपोज ये पॉइंट है Q पे एक फोर्स काम कर रहा है T, एक काम कर रहा है T0 और एक नीचे की तरफ काम कर रहा है WS। ठीक है, ये पॉइंट है Q। ठीक, ये जो पॉइंट, ये जो एंगल बना, ये यही वाला एंगल है साई। ठीक, आप देखें इस T को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दें। ये जो इसका कंपोनेंट हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया T cos साई, और इस T का ये कंपोनेंट जो हो गया वो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हो गया T sin साई। ये T cos साई जो होगा वो T0 के बराबर होगा अगर ये Q जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, Q जो है स्टेबल है, तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का लॉ होता है। तो T0 इज इक्वल टू T cos साई और T sin साई इज इक्वल टू WS होगा। तो T0 इज इक्वल टू T cos साई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और T sin साई WS इज इक्वल टू T sin साई। इसको सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, फिर भी वो इन चीजों को सीख नहीं पाते, इन्हें समझ नहीं पाते। आज मैंने ये कोशिश की है कि आप ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, जैसे A को क्या बोलते हैं वर्टेक्स या लोएस्ट पॉइंट, AD क्या होता है सैग, VC क्या होता है स्पैन, P के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं XY, Q के
जो क्यू पर जो तीनों फोर्स काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? टी नॉट, ये जो सी क्या है वो ओरिजिन से लेके ए तक की डिस्टेंस होती है। डब्ल्यू क्या होता है? पर यूनिट लेंथ का जो वेट होता है, वेट ऑफ आर्क एपी। डब्ल्यू एस होता है जो कहाँ कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें एक ही वीडियो में बताने के पीछे मकसद ये है कि ये सारी छोटी छोटी सी बातें आपको याद रहेंगी, तो जब आप आगे चल के जिस टीचिंग प्रोफेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उस टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद जब आप क्लास में खड़े हों, देन आपको कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका प्रभाव उन जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं उन पे पड़े और बहुत अच्छा आपका इम्पैक्ट जाए। सो ये दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको हर क्वेश्चन में लगभग अगर कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन है तो उसमें लगानी ही है। टी साइन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस और टी कॉस साई इज इक्वल टू टी नॉट। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट, तो ये हो जाएगा टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई। तो डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू टेन साई, या डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू टेन साई। अभी c इज इक्वल टू मैंने लिखा था, c इज इक्वल टू क्या था? ये जो c डिस्टेंस है, ये टी नॉट इज इक्वल टू था w इंटू सी, तो c इज इक्वल टू हो गया टी नॉट अपॉन w। पढ़ा था अभी, बताया जो अभी मैंने रफ किया उसमें लिखा। तो टी नॉट अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी, तो एस अपॉन सी इज इक्वल टू टेन साई, या एस इज इक्वल टू सी टेन साई। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लगभग हर साल आता है। एस इज इक्वल टू सी टेन साई, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, एस इक्वल टू सी टेन साई। डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें पूछा जाता है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होती है, तो वो होती है एस इक्वल टू सी टेन साई। इसको याद रखेंगे, एस इक्वल टू सी टेन साई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एस इक्वल टू सी टेन साई हमें याद करा दिया गया होता या हमें याद है, तो फिर ये सब बताने के पीछे क्या मकसद है? ये सब बताने के पीछे मकसद है कि यही इसका बेसिक फंडामेंटल है। इसी बेसिक फंडामेंटल की वजह से ये चीज आती है एस इक्वल टू सी टेन साई। ये आना हर किसी को आता ही है, याद होता है, बट ये हर किसी को नहीं पता होता। और आगे चल के आपके लाइव डेमोज होंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके लाइव डेमो क्लासेस होंगे। तो वो लाइव क्लासेस में आप ये नहीं कह सकते कि s इक्वल टू सी टेन साई इसको याद कर लो, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन आ रही है। तो उस प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन में आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, कब कहाँ से क्या आ जाए कुछ पता नहीं है, कब क्या कहाँ काम आ जाए वो भी कुछ पता नहीं है। तो जो हमारा मकसद है वो बेसिक फंडामेंटल बताने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि s इक्वल टू सी टेन साई तो सबको आता है, आपको इसके अलावा भी आता है कि s इक्वल टू सी टेन साई आता कैसे है। ठीक है, तो s इक्वल टू सी टेन साई क्या कहलाती है? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब आपको मालूम है कि जो टेन साई होता है वो ये जो पॉइंट, ये जो एंगल है वो साई से डिनोट हो रहा है। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना कहलाता है? टेन साई। ये जो एंगल है ये अभी मैंने बनाया था, चलिए यहीं देख लें। इसकी क्यू पॉइंट से ये एंगल साई बना रही है टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा टेन साई।
और टेन साई इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx। मालूम है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं, तो टेन साई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी dy अपॉन dx। तो इसको लिख सकते हैं इस इंट्रिंसिक इक्वेशन को s इक्वल टू c dy अपॉन dx, इतना लिख सकते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया ds अपॉन dx इज इक्वल टू c d2y अपॉन dx2। यहां तक समझ गए? ds अपॉन dx की वैल्यू आपने सबने पढ़ रखी है, ये होती है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c d2y अपॉन dx2। ये भी सबको मालूम है, ds अपॉन dx जो होता है वो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होता है dy अपॉन dx को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। dy अपॉन dx जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल p से डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू c dp अपॉन dx। ठीक है, यहां तक समझ गए? देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा होगा कि ये जो पोजीशन है वो इसमें वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू c dp अपॉन अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर। dx इज इक्वल टू c dp अपॉन अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू c dx अपॉन, यहां लिख देता हूं, dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हो गया c log p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू c log p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर। x इक्वल टू हो गया c log p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर, और ये हो गया x इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। log p प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x अपॉन c इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, लिख सकते हैं। देन p इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और p क्या है? p है dy अपॉन dx, तो p की वैल्यू जो है वो है dy अपॉन dx। इधर कर दें, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको इसी समय ड्राइव इसलिए कर दे रहा हूं जिससे कि आपको इन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो p इज इक्वल टू हो गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, p को लिख दें dy अपॉन dx साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। ठीक है, dy अपॉन dx, इसको इंटीग्रेट कर दें एक बार, देन ये हो गया dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c dx प्लस मान लें कोई कांस्टेंट है k, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। देन y इज इक्वल टू हो गया cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, x अपॉन c का 1 अपॉन c और आगे नीचे
प्लस के, ठीक है। या ये हो गया y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी प्लस के। अब देखें इस पॉइंट A पे जो वर्टेक्स है A, इस पे x इक्वल टू है 0 और y इज इक्वल टू c। x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू हो गई 1 और y इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू एट पॉइंट A, c इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक 0 प्लस k, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 1 हो गया, c इज इक्वल टू c प्लस k, तो k इज इक्वल टू हो गया 0। तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। So this equation is called the Cartesian form of common catenary. Cartesian equation of common catenary. तो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या थी? S इक्वल टू C tan psi। एक क्वेश्चन वहां से बनता है, S इक्वल टू C tan psi is called the intrinsic equation of common catenary. Y is equal to C cos hyperbolic x upon C is called the Cartesian equation, Cartesian form या Cartesian equation of common catenary। अब देखिए y is equal to C cos hyperbolic x upon C, ये हो गई Cartesian form। S इक्वल टू C tan psi हो गई आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन। एक दो रिलेशन और हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, जनरली टीजीटी और पीजीटी के दोनों ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। एक हमारे पास निकला S इक्वल टू C tan psi, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गई। एक हमारे पास निकला y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x अपॉन C, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। यहां से देखें S इक्वल टू C tan psi की जगह हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, लिख सकते हैं, या S अपॉन C इज इक्वल टू dy अपॉन dx, लिख सकते हैं। यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C इंटू x अपॉन C का 1 अपॉन C, ये C से ये C कैंसिल, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, तो S अपॉन C इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, या S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C। ये रिलेशन कहलाता है रिलेशन बिटवीन S एंड X। तो एक फॉर्मूला ये S बराबर C tan psi, एक फॉर्मूला ये y बराबर C cos हाइपरबोलिक x अपॉन C, और एक ये S इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना है, और ये करने सीख जाएं तो फिर S इक्वल टू C tan psi इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x अपॉन C, इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई, S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C, ये S और X में रिलेशन हो गया। तीन फॉर्मूले तो हमारे ये हो गए। एक और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली आ जाता है। S इक्वल टू C tan psi है हमारे पास, तो हमें मालूम है, इसको लिख लें ds अपॉन dx, या x में ना लिख के देखिए, हमें मालूम है ds अपॉन dx इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये तो मालूम है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर psi, dy अपॉन dx tan psi होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर psi ds अपॉन dx, लिख सकते हैं, या ds इज इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर psi
dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से इसको विद रेस्पेक्ट टू साई डिफरेंशिएट कर दें, ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी, टेन साई का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर साई, और बस ठीक है, डी साई अपॉन डी साई। हमें ds हटाना है तो ds की जगह पे लिखते हैं सेक स्क्वायर साई dx इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी साई, या dx इक्वल टू, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर साई सेक स्क्वायर साई का अंडर रूट सेक साई होगा, तो यहां हो जाएगा सेक साई dx। सो dx इज इक्वल टू सी, एक सेक साई से एक सेक साई कैंसिल हो गया, सेक साई डी साई। ठीक है, इनको इंटीग्रेट कर दें तो x इक्वल टू हो गया c, सेक साई का होता है लॉग मॉड ऑफ सेक साई प्लस टेन साई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखें लोएस्ट पॉइंट a पे x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू c, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहां है ही नहीं तो x इक्वल टू 0 हो गया, और साई की वैल्यू भी होती है 0, तो sec 0 प्लस tan 0, tan 0 0 होता है, sec 0 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो k इज इक्वल टू हो गया 0। तो एक और रिलेशन हमारे पास आ गया c log mod sec साई प्लस tan साई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये x और साई के बीच में। तो आज 5 फार्मूले हो गए, 4 से 5 फार्मूले हम लोगों ने देख लिए। एक इंट्रिंसिक इक्वेशन s इक्वल टू सी टेन साई, एक कार्टेशियन फॉर्म उसकी y इज इक्वल टू सी कॉस x हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और एक हो गया x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। जितना आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं बस इतना ही कर लें तो फिर कॉमन कैटेनरी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हमें क्वाड्रेटिक याद आ रहा है, कार्टेशियन फॉर्म है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इसको लिख सकते हैं y अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से देखें एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx की जगह पे हम लिख दें टेन साई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ऐसा लिख सकते हैं। और टेन साई s इक्वल टू सी टेन साई होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो s अपॉन सी लिख सकते हैं इसको, s अपॉन सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक, एक हाइपरबोलिक में आपने पढ़ा है बहुत आसान सा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। x की जगह x अपॉन सी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी की वैल्यू हो गई y स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी की वैल्यू हो गई s स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। This is also a very important relation between y and s. Y square is equal to c square plus s square. इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, यहां से इसको
हमारे पास है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एस इक्वल टू सी टेन साई होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। तो बाई इज इक्वल टू सी सेक साई। अनदर रिलेशन बिटवीन बाई एंड साई। अगर हमें साई दिया हो, सी दिया हो, तो बाई निकालना बहुत आसान है। एक और फॉर्मूला, बाई इज इक्वल टू सी सेक साई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू सी सेक साई एक और रिलेशन है। तो जितने भी आज हमने कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, जो पीजीटी में अब तक आए हुए फॉर्मूले थे और जो आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, जितने भी इनमें बाई सी एक्स इन सब में जो रिलेशंस थे वो हमने सारे के सारे आज आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और इस वीडियो से अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हमारी कोशिश पूरी की तरह से ये रही है कि कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी ऐसा फॉर्मूला, कोई भी ऐसा रिलेशन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो कि आप कर ना पाए। हमने उसका सारा का सारा बेसिक फंडामेंटल जो है वो हमने आपको बता दिया है। जितने ही फॉर्मूले जो निकाले जा सकते हैं हमने आपको सारे निकाल के दिखा दिए हैं। तो आपको बस करना इतना है कि इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना है और इसको 1 बार 2 बार 3 बार कर लेना है, जिससे कि आपको एक भी रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पे बेस्ड अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आई होप वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई और वीडियो, एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम किसी और टॉपिक से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल्स आपको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।